केस स्टडीज़ के बारे में समझेंगे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। आपके घर से रोज़ कचरे का डब्बा जो है भर जाता होगा और आप जो है उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करते होगे। हर घर में जो है एक कचरे का डब्बा होता ही है। इट मीन्स दैट कि वेस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इनएविटेबल है। वेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होते हैं वो समझेंगे और डिफरेंट केस स्टडी समझेंगे हम जिससे इन्वायरमेंट को अफेक्ट होता है। तो इस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कि वेस्ट होता क्या है। तो वेस्ट आपको पता है किसी भी चीज़ का बाय प्रोडक्ट होता है, कोई प्रोसेस आपने की जिसकी वजह से जो है वेस्ट जनरेट हुआ जो अब यूज़फुल नहीं है। जैसे कि आपने खाना पकाया, सब्जियों की पील्स निकल गए, सब्जियां आपने यूज़ कर ली तो ये पील्स जो है वो वेस्ट हो गया। इतना तो आपको पता ही है। वेस्ट अलग अलग टाइप का हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, रेसिडेंशियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, एग्रीकल्चरल हो सकता है। कोई भी तरीके का वेस्ट हो सकता है। टॉक्सिक हो सकता है, नॉन टॉक्सिक हो सकता है। आपके घर में जो सब्जियों का कचरा किचन वेस्ट होता है नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। और कुछ टॉक्सिक भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में कोई दवाई वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हो तो वो टॉक्सिक भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन कितना था किस कंट्री में, तो यूएसए के अंदर जो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन सबसे ज़्यादा था कंपैरेटिवली टू इंडिया। एंड अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है कनाडा। तो यूएसए करीबन आप देखेंगे कि 2.58 केजी पर पर्सन पर डे जो है जनरेट कर रहा है, और इंडिया के अंदर सिर्फ 0.34 केजी पर डे पर पर्सन जनरेट हो रहा है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं, तो 2.2 बिलियन टन्स जो है 2025 तक के जो है हम वेस्ट जो है जनरेट करने वाले हैं। और ये वेस्ट बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम वेस्ट कहाँ डिस्पोज ऑफ करें और कैसे डिस्पोज ऑफ करें। देखिए, जो म्यूनसिपैलिटी जो वेस्ट कलेक्ट करती है उसके अंदर डिफरेंट तरीके के वेस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, रिसाइक्लेबल वेस्ट होते हैं। आपको अक्सर लोग कहते हैं और गवर्नमेंट भी ये प्रचार करती है, आपका हरा हरा जो बाल्टी में कचरा अलग रखिए, नीली बाल्टी में कचरा अलग रखिए। अभी तो 4 जो है आप देखेंगे डिवीजन की बात की जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको पता है? वेस्ट सेग्रीगेशन में। कि आपने जो है ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट, सब कचरा, घर का कचरा, प्लास्टिक का कचरा सब एक साथ मिला के रख दिया। अब इनका करना क्या है? अगर आप इन सब को जाकर आग लगा दोगे, इट मीन्स दैट इस प्रोसेस को कहते हैं इंसिनरेशन करना। इंसिनरेशन मतलब जब आप कचरे को हाई टेम्परेचर पर जला देते हो, तो इनसे अगर आप इंसिनरेशन कर लोगे तो इससे होगा क्या? चलो इंसिनरेशन हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड सब रिलीज होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा इन्वायरमेंट को। अगर इसके बदले में अगर आप वेस्ट सेग्रीगेट करके रखते, प्लास्टिक अलग रखते, अगर आप घर का कचरा अलग रखते, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को आप क्या कर सकते थे? सिंपली डंप ऑफ कर सकते थे, जो है ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोज हो जाता। सेकेंडली, जो प्लास्टिक वेस्ट रहता था वो रिसाइकल हो सकता था। और जो वेस्ट जो है बिल्कुल रिसाइकल नहीं हो सकता, विच इज हजार्डस, आप उसको इंसिनरेट कर सकते थे। तो बेसिकली इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अनसेग्रीगेटेड वेस्ट में जो है प्रॉब्लम आ रही है। अब बात करते हैं किस किस तरीके के वेस्ट होते हैं। एक होता है ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसका मतलब ये है कि जितना भी आप मोबाइल, ईयरफोन्स, चार्जर, बैटरीज, ये सब जितनी भी चीज़ें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है, इनका भी जो वेस्ट जनरेट होता है जो बाद में यूजलेस हो जाती है। ये वेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ तरीके के ऐसे मिनरल्स कह सकते हैं आप, जैसे सिलिकॉन, आप देखेंगे हीलियम, बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है, जो बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक हो सकता है। समटाइम्स इट कैन ऑल्सो भी रेडियो एक्टिव। तो ये अगर हम देखें लास्ट 100 ईयर से, जैसे हम कहते हैं कि ये ई एरा है या फिर डिजिटल एरा है, तो इसमें ई वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अंदर इंडिया करीबन 2 मिलियन टन ऑफ ईस्ट ई वेस्ट जनरेट करता है और पूरी दुनिया के अंदर ये 5th नंबर पे आता है इन प्रोड्यूसिंग ई वेस्ट। तो ई वेस्ट डेफिनेटली, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ईयरफोन यूज़ कर रहे हो, फेंक दे रहे हो, तो इसमें जो तरीके के इसके अंदर हेल्थ रिस्क ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें हार्मफुल मटेरियल है, जैसे मरकरी, क्रोमियम, लेड, कैडमियम, इस तरीके की चीज़ें इसमें ज़्यादा है। और आप इन सब को जो है डेफिनेटली रिसाइकल नहीं कर सकते, और अगर आपने इसको कहीं ना कहीं अगर ये कांटेक्ट में आ जाते हैं विद दी एक्वाटिक्स इकोसिस्टम, तो ये आपके फूड चेन में भी एंटर हो सकते हैं। जो सेकंड नंबर का प्रोमिनेंट वेस्ट है वो है बायोमेडिकल वेस्ट। बेसिकली जितना भी आप इन हॉस्पिटल जितना भी वेस्ट जनरेट होता है, चाहे वो डायग्नोसिस में हो, ट्रीटमेंट में हो, सर्जरी में हो, हैंड ग्लव्स हो, या फिर आप देख सकते हैं बैंडेजेस, प्लास्टर, नीडल, सिरिंज, जितना भी डिस्कार्डेड, जितना भी ये सब आइटम्स होता है, तो ये सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिसको आप कहीं ना कहीं रिसाइकल नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें रिसाइकलेबल होती हैं, इसलिए आजकल जो एक सेग्रीगेशन चालू हुआ है
4 अलग अलग कलर्स में आपको जो है दिखेंगे वेस्ट डिफ्रेंशिएटेड इन येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। अगर आप कोई भी तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल सिरिंज आई, आप उसको पीछे देखेंगे तो आपको जो है डॉट दिखेगा, कलर कोड दिखेगा, दैट बेसिकली कि ये रिसाइक्लेबल है या नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सेग्रीगेटिंग देम। बट अपार्ट फ्रॉम देम अगर हम देखें तो ये सारा वेस्ट जो है इसे इंसिनरेट करना पड़ता है। इट मीन्स दैट इसे हमें हाई टेम्परेचर में बर्न करना होता है, बिकॉज इससे इन्फेक्शन भी फैल सकता है, इसलिए हम इसे बर्न कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि रिसाइक्लेबल नहीं होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैटेगरी ऑफ द वेस्ट। जो थर्ड मोस्ट प्रोमिनेंट कैटेगरी ऑफ वेस्ट है वो है प्लास्टिक वेस्ट एंड मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक वेस्ट, जिससे आप देखेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स की, थाउजेंड्स छोड़िए लैक्स ऑफ एनिमल्स की डेथ होती है हर ईयर। और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में लेजिस्लेशन बना रही है। तो हम देखते हैं कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है इसके अंदर आपको देखने की ज़रूरत है कि हमें इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज आप अगर जो देखें कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है डिस्पोज ऑफ नहीं होते फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसलिए गवर्नमेंट इस पर बैन लगा रही है और जो एटलीस्ट कह रही है कि आप मिनिमम थिकनेस 50 माइक्रोन्स की यूज़ करो ताकि ये रिसाइकल हो सके। क्योंकि इससे कम अगर आप थिकनेस का यूज़ करोगे, जैसे कि स्ट्रॉ, प्लेट अक्सर हम यूज़ करते हैं जो सिंगल यूज़ होता है, ये रिसाइकल भी नहीं हो सकता और ये जो है कम्प्लीटली वेस्ट जो है इसका जनरेट होगा। तो इसलिए सीपीसीबी भी जो है, सीपीसीबी आपको पता है, तो सीपीसीबी जो है उसने भी ये कहा है कि किस तरीके का आपको प्लास्टिक जो है यूज़ करना है। अब तो लोगों को फाइन भी लग रही है। अगर आप देखेंगे कि जो दुकानदार होते हैं अगर वो लोग जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं तो उन्हें जो है फाइन भी देनी पड़ती है। अगर आप प्लास्टिक के पीछे देखेंगे, किसी भी तरीके के प्लास्टिक के पीछे, ये देखिए आपको यहाँ पर बॉटल्स बनी हुई दिखाई जा रही है। तो डिफरेंट तरीके के यहाँ पर प्लास्टिक्स होते हैं कि क्या ये रिसाइक्लेबल है या नहीं है। इसके डिफरेंट कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगी। कभी आप कोई भी तरीके का बॉटल वगैरह है तो उसके पीछे आप उठाकर जो है देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके का प्लास्टिक ये है। तो अब बात करते हैं कि जितना भी प्लास्टिक जनरेट होता है उसमें 50% ये जो प्लास्टिक होता है ये सिंगल यूज ही प्लास्टिक होता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और जितना प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम 10% प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल कर पा रहे हैं और ज़्यादा नहीं कर पा रहे। इस वजह से आपको देखने को मिल रहा है एक्वाटिक लाइफ को बहुत नुकसान हो रहा है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें जो है आपको क्लियर है। अब टॉकिंग अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, तो वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम 5 तरीके के प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम 5R प्रिंसिपल भी कहते हैं। 5R प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब आप देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, इस तरीके के प्रिंसिपल है, हम पढ़ लेते हैं। तो रिड्यूस, सबसे पहले तो आप कम कर दीजिए वेस्ट जनरेट करना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो है जितने भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसमें आप कोशिश करिए, घर से आप जब शॉपिंग करने निकले तो क्लोथ बैग लेकर निकलिए। इससे कहीं ना कहीं आप जो है रिड्यूस कर पाएंगे द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू आर जनरेटिंग। ठीक है। सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन रीयूज़। रीयूज़ कैसे कर सकते हैं आप? रीयूज़ करने के लिए आपने जो है सामान यूज़ कर लिया, आप डोनेट कर दीजिए, किसी नीडी इंसान को डोनेट कर दीजिए, एनजीओ में जाकर डोनेट कर दीजिए ताकि वो सेकेंडली यूज़ हो। अगर आप कोई बुक्स खरीद रहे हैं आप सेकेंड हैंड बुक्स खरीद सकते हैं ताकि आपको जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और सेकेंडली आपको जो है कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि आप इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं, ट्रीज़ को सेव कर रहे हैं। रिसाइकल की बात करी जाए तो आपको वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए हमेशा घर में से आप जो वेस्ट जनरेट करते हैं उसको सेग्रीगेट करके रखिए ताकि अलग अलग तरीके से आप रिसाइकल कर सकते हैं। आपको पता है अगर 1 टन ऑफ रिसाइकल पेपर कितने ट्रीज बचा सकता है? 25 to 30 ट्रीज ये सेव कर सकता है, 25,000 लीटर पानी सेव कर सकता है और 4000 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी सेव कर सकता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा जो है हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप एक स्टूडेंट है तो वेस्ट जो है आपका एक स्टूडेंट का जो मोस्टली वेस्ट होता है वो पेपर के रूप में और जो है आपको देखने को मिलता है बुक्स वगैरह के रूप में है, तो आप उसको इस तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट रिकवर, तो रिकवर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड। लेकिन अगर आप बात करें तो इसमें रिकवर मतलब कि आप जितनी भी आपने जो है क्या कहते हैं चीज़ें अलग अलग जितनी भी चीज़ें आपने जो है कंबाइन करके रखी है आप उसको जो है कहीं ना कहीं वापस रिकवर कर लीजिए ताकि आप जो है क्या कहते हैं उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी सारा वेस्ट आप जो दे देते हैं कहीं पर भी जो है डोनेट कर देते हैं, वो लोग क्या कहते हैं उस वेस्ट को जो है रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है। टॉकिंग अबाउट रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब लास्ट मेथड है, इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। मतलब ऑफकोर्स ही बात है कि एटलीस्ट आप अपने वेस्ट को प्रॉपर जगह पे पहुंचाइए, एक लैंडफिल साइट पे पहुंचाइए जिससे उसका नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये एक पूरा तरीके का आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा होगा साइकिल। सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है रिड्यूस करना और सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा जो कम प्रेफरेबल है वो है रिफ्यूज़ करना। अब
नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स लाइक लैंडफिल इंसिनरेशन कंपोस्टिंग क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग सी मेथड है, मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो इंसिनरेशन तो मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि आपको जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे जला देना है, ठीक है, पूरा का पूरा वेस्ट से। इससे आप देख सकते हैं क्या फ़ायदा है, इसको जलाने से क्या फ़ायदा। इससे आपको देखने को मिलता है कि आप पूरी की जितनी जितनी भी ये पूरा वेस्ट जनरेट हुआ है, इससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आप जब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें आप जब वेस्ट जनरेट हुआ इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ कचरा घर में जलाते हो, पेपर का कचरा है तो आग लगती है ना उसमें, तो इससे आप देखेंगे इससे आग तो लग जाएगी और आपको एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हो। बट इससे बहुत ज़्यादा नुकसान ये है कि इसमें बहुत सारे तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं लाइक डायोक्सिन्स एंड फ्यूरान्स, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। कंपोस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर का जो किचन वेस्ट है आप उसको इंस्टेड ऑफ बाहर सप्लाई करने से अच्छा आपके घर के गार्डन में आप जो है उसको ऑर्गेनिक वेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। आप उसको बस मिट्टी में डाल दीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि नेचुरली जो है वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाएंगे, और प्रॉपर्टी डिकम्पोज होने के बाद आपको देखने को मिलता है वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। और आप जो है वर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग आपको पता ही है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वर्मी कंपोस्टिंग में आप क्या करते हो, जो कंपोस्ट है उसको लेते हो और साथ साथ जो है अर्थवॉर्म्स को डालते हो। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, और जो है डिकम्पोज करके जो है आपको देखने को मिलता है फर्टाइल जो है मैन्योर तैयार कर देते हैं। तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव मेथड है जो आप तैयार कर सकते हो। और एक सैनिटरी लैंडफिल एरिया भी बहुत अच्छा होता है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होता है। तो सैनिटरी लैंडफिल एरिया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर लैंड में गड्ढा किया गया, ठीक है, यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर पहले वेस्ट डाला गया, ठीक है, फिर उसके बाद मिट्टी की एक लेयर डाली गई, जिसे कंप्रेस कर दिया गया उसको, मतलब जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे बिल्डोजर वगैरह होते हैं, आप उसे जो है इसको कंप्रेस कर दीजिए, ठीक है, कंप्रेसर वगैरह से। उसके बाद आप इसके ऊपर एक और वेस्ट डालिए, फिर इसको कंप्रेस करिए, फिर वापस इस पे एक और वेस्ट डालिए, इस तरीके से आपको करना है। और फिर फाइनली जो ऊपर वाली लेयर है इस पे आपको सॉइल डालनी है अच्छी खासी, और फिर आपको यहाँ पर जो है एफॉरेस्टेशन करनी है। तो एफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा कि यहाँ पर आपने एफॉरेस्टेशन कर दिया तो एक तो आपने लैंडफिल का एरिया जो है यूटिलाइज कर लिया, सेकेंडली जितना भी एरिया आपने जहाँ पर वहाँ डाला है, तो बेसिकली आपने जो एरिया जितना भी नीचे आपने कचरा डाला है, तो आपको पता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो तो नेचुरली क्या होते हैं, प्यूरिफिकेटर होते हैं। तो प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि वो जितना भी नीचे का वेस्ट है उसको प्यूरिफाई कर देंगे, और उसकी सॉइल जितना भी ओडोर वगैरह है उससे भी जो है बच जाएगा। सिमिलरली रेन वाटर जब आएगा तो रेन वाटर जो है आपको देखने को मिलता है कि वहाँ जाकर कलेक्ट भी हो जाएगा। तो इससे आपको देखने को मिलता है कि वेस्ट जो है कहीं ना कहीं नुकसान से हम बच सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एरिया आपको देखने को मिलता है आजकल ये सब जो लैंडफिल एरिया उसको कम्युनिटी पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मतलब आप अगर कोई पार्क में घूमने गए और नीचे मतलब वो पूरा वेस्ट से बना हुआ है। बात करें तो दिल्ली के अंदर गाजीपुर लैंडफिल जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफिल है। ये लैंडफिल एरिया जो है तकरीबन 30 साल पुराना है और हाईली सेचुरेटेड है, और इतना बड़ा है, 65 मीटर हाई है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि इतना सारा इसमें कचरा जमा हो चुका है कि इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है जनरेट हो रही है, और इसके आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, मतलब 3 मिलियन लोग, 3 मिलियन लोग इसके इस पर्टिकुलर एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं, 10 किलोमीटर स्क्वायर रेडियस के अंदर रह रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है उनकी हेल्थ को भी। सेकेंडली बात की जाए तो बहुत सारे इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं देखा जा पा रहा है, तो इसलिए जो है इसको सेटअप करने के लिए आज रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है इंटरेस्ट दिखाया है और दूसरी तरीके के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो लैंडफिल अगर आप कोई जगह से पास हो रहे हो, आप इमेजिन कर सकते हैं वहाँ से कितनी बदबू आती है, आपको इतना स्मेल आता है, छोटे से भी एरिया होता है, इतनी बड़ी लैंडफिल में से कितना स्मेल आता होगा, आप सोच सकते हैं आसपास के लोगों को कितना ज़्यादा जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। कुछ केस स्टडीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ है, मैं इसके पहले बता चुकी हूँ इन केस स्टडीज़ के बारे में, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। 1952 के अंदर लंदन स्मॉग हुआ था, जिसमें आपको देखने को मिलता है दिसंबर 1952 के अंदर अचानक से आपको देखने को मिलता है कि हवा हवा की स्पीड कम हो जाती है और लोगों को पूरा कोहरा दिखता है। कोहरा आपको पता है फॉग जिसे हम कहते हैं, फॉग और स्मोक दो चीज़ें मिलकर स्मॉग बनाती है। ये टर्म किसने कॉइन किया था, ये कॉइन किया था हेरोल्डिस वॉक्स ने। तो बेसिकली इनका ये जो है कोल अथॉरिटी कोल स्मोक अबैटमेंट सोसाइटी के मेंबर थे, ट्रेजरर थे। तो इन्होंने बताया कि जब स्मोक जो है फॉग के साथ मिल जाता है, अक्सर आपको सर्दी के मौसम में सुबह आप उठेंगे तो आपको फॉग दिखेगा,
ट्रैफिक के अंदर आपको दिखेगा नहीं कि गाड़ियाँ आ रही कि नहीं, इससे एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। और वो तो इतना ज़्यादा हो चुका था कि बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, शिप्स कैंसिल करनी पड़ी, और इतना ज़्यादा जो है हर जगह ये फैल गया कि हर चीज़ आपको कैंसिल करनी पड़ी। पूरी सिटी जो है स्टेशनरी हो गई। एक दिन पूरा सिटी अगर आप देखें स्टेशनरी हो जाती है तो बहुत नुकसान हो सकता है, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट लंदन। तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि जब सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल चेक किया गया तो वो 7 गुना ज़्यादा था, ठीक है। और पार्टिकुलेट मैटर पीएम का जो लेवल था 56 टाइम्स मोर देन नॉर्मल लेवल था। तो आपको देखने को मिलता है बहुत सारे लोगों के आंखों में इरिटेशन होने लग गई, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम होने लग गई। तो इससे आपको देखने को मिलता है फिर उन्होंने क्लीन एयर एक्ट को जो है मतलब जो है इम्प्लीमेंट किया, ताकि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा लिमिट लगाओ ना। इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, आराम से जो है सल्फर डाइऑक्साइड कभी आप देखेंगे गुजरते हुए, आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ कितना स्मोक जो है एमिट करती है अपने जो है कैनाल से। आप देखेंगे सोचेंगे इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, उसमें इतना सारा जो है स्मोक जो है इंडस्ट्री एमिट करती है। सिमिलरली लॉस एंजलिस के केस में 1943 में ये हुआ। इसमें भी आपको देखने को मिलता है कि सल्फर से जो है पूरा टाइम वहाँ पर जो है स्मॉग जो है फैल जाता है, और आपको देखने को मिलता है कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारा नुकसान भी होता है, हेडेक वगैरह, कफिंग, लंग्स में दुखना। तो इससे जो है बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो ये भी सिमिलरली लॉस एंजलिस का केस है, जैसे लंदन में हुआ वैसे लॉस एंजलिस में भी हुआ। तो ये आपको डिफरेंट केस स्टडीज है जो आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। भोपाल केस स्टडी के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर शॉर्ट में बता दूंगी। 2-3 दिसंबर रात को 2 दिसंबर की रात में, मतलब जब 3 दिसंबर लग जाता है, 1984 के अंदर यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्रियल प्लांट था भोपाल के अंदर, ठीक है। वहाँ पर वो लोग क्या प्रोड्यूस करते थे, एक तरीके का पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करते थे। लेकिन एक छोटी सी गलती मतलब ये, एक सेफ्टी डिवाइस था जिसका नाम था वैन गैस स्क्रबर, वो 3 हफ्ते पहले बंद कर दिया गया था, ठीक है। उससे ये हुआ कि इसके वजह से डिफेक्टिव चीज़ जो है उसमें डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट में ये होता है कि एमआईसी के साथ जो है पानी मिल जाता है। और जब एमआईसी 40 टन ऑफ एमआईसी के साथ जो है पानी मिल जाता है, पानी किसके लिए था, क्लीन करने के लिए था। और क्लीन करने वाला पानी एमआईसी के साथ मिल जाता है और 200 डिग्री सेल्सियस पे जो है हीट हो जाता है। इट मीन्स दैट कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, एक कंपोनेंट में भी अगर गलती आई तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली होती है। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली होने के कारण ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है, और सिर्फ पानी के साथ मिक्स होने की वजह से ये 200 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म होता है तो इससे हाइड्रोजन साइनाइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, और ये पूरे शहर में जो है फैल जाती है। लाखों लोग इसमें इंजर हो जाते हैं और हज़ारों लोगों की इसमें डेथ हो जाती है। और आज भी आप इसका जो है जनरेशन टू जनरेशन इम्पैक्ट देख सकते हो। और बहुत सारे लोगों को, मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेटरी डिसीजेज और साइकोलॉजिकल डिसीजेज आपको देखने को मिलते हैं। बाद में जाकर लोगों को प्रेगनेंसी वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, इंक्रीज अबॉर्शन, इंक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स अगर आप देखें तो अभी तक के लोग वहाँ पर जो है इस वजह से सफ़र कर रहे हैं। थर्ड इशू है ताजमहल इशू। तो ताजमहल आपको पता है कि अभी अगर आप विजिट किए होंगे रिसेंट टाइम्स में तो थोड़ा सा येलोइश हो चुका है, उतना वाइट नहीं था जितना ऑफकोर्स शाहजहाँ के टाइम पे होगा। तो ये जो बनाया गया था, आपको पता है शाहजहाँ द्वारा उनकी वाइफ के लिए, मुमताज़ के लिए बनाया गया था आगरा में। इसे हम वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। हुआ ये था कि 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश की थी, और इसमें जो है लोगों ने कहा कि नहीं आप मत स्टैब्लिश करिए। क्यों मत करिए, बिकॉज इसके अंदर जो प्रोसेस होती है ऑयल रिफाइनरी के अंदर, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड जब जाएगा और रिएक्ट करेगा पानी के साथ, मतलब जब एटमॉस्फेयर में पानी होता है H2O, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर एसिड। दो तरीके के एसिड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी एसिड रेन होती है वो तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होती है। तो इससे H2SO4 फॉर्म हो जाएगा, और इससे आपको देखने को मिलता है कि एसिड रेन होगी। और एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे थे कि इससे नुकसान हो जाएगा किसको, टू दी ताज। लेकिन गवर्नमेंट ने सुनी नहीं बात, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1974 में कमेटी गवर्नमेंट बिठाती है और इटालियन कंपनी, और वो बोलती है कि क्या इससे कोई नुकसान होगा, तो बोलती है कि नहीं कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाद में जाकर देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जो ताजमहल का जो एरिया है वो येलो भी होने लग जाता है और ब्लैक भी हो जाता है। फिर बाद में जाकर WHO जो है इंटरवीन करती है, बिकॉज इट इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल नहीं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसलिए इंटरफेयर करती है और कहती है कि ताज ट्रेपेजियम जोन बनाइए आप, ताज ट्रेपेजियम जोन, मतलब जितना जहाँ से ताज है, देखिए ताज समझ लीजिए ताजमहल बीच में है, उसके आसपास 50 किलोमीटर का रेडियस,
पूरा आसपास जितना भी एरिया है उसमें आप कोई भी तरीके की जो है आप कोल नहीं बंद कर सकते, फ्यूल नहीं बंद कर सकते जिससे जो है उसको नुकसान पहुंचे। ये जो है डिक्लेयर कर दिया था किसने, WHO ने, क्योंकि मथुरा जो है वो किसके पास है, आगरा के पास है, तो इस वजह से उसको नुकसान पहुंचा। इस वजह से गवर्नमेंट कह रही हूँ WHO ने ये अनाउंस किया। तो आई होप ये आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है फिर ऑर्डर दिया कि आप अब कोल नहीं जला सकते, तो आप जो है क्या करो, सोलार पावर प्लांट का स्टैब्लिशमेंट करो यहाँ पर। एक और केस स्टडी हमको देखने को मिलती है गंगा पॉल्यूशन। तो गंगा जो है इंडिया के अंदर एक होली रिवर मानी जाती है। इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया जाता है बिकॉज बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स हैं इसके रिस्पॉन्सिबल। उसमें आप देखेंगे कि रिवर आपको पता ही है, इसमें मंदाकिनी, अलकनंदा और यमुना, घग्गरा, गंडक, कोसी, ये सब रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं। और इतने सारे लोग, इतने सारी सिटीज़ में इसका पानी जाता है, अराउंड 692 सिटीज़ में। और इन सब सिटीज़ की अगर आप बात करें, इसमें से 27 सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, मतलब लाखों लोग इससे पानी पी रहे हैं, लाखों भी नहीं करोड़ों लोग। लेकिन इसके अंदर आप सोच सकते हैं कितना नुकसान है, क्योंकि 1300 मिलियन लीटर ऑफ सीवेज जो है इसमें जा रहा है। 250 मिलियन लीटर इसमें केमिकल एफ्लुएंट हर साल जो है हर साल नहीं, हर दिन जा रहा है। कैन यू इमेजिन। तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा क्लीन करने के मेथड्स जो है अपनाने की कोशिश की है। जैसे आसपास उन्होंने कोशिश की है कि सीवेज डिस्पोजल प्लांट जो है एस्टेब्लिश की जाए, उसके अलावा जो है क्लीन करने के लिए कोशिश की जाए। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था और उसमें 20,000 करोड़ रुपये भी लगे थे। लेकिन उसके बावजूद आपको देखने को मिलता है इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं टॉक्सिक एफ्लुएंट्स है। जी समझ लीजिए कितना, 10,90,000 किलो एफ्लुएंट्स जो है और 13 लाख किलो ऑफ डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल एफ्लुएंट सिर्फ यूपी की सिटी ही उसके अंदर डाल देती है। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं बाकी सिटीज़ कितना उसमें जो है वेस्ट जनरेट करती होगी। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कोई रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट नहीं आ पाया। उसके बाद एक और नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, NGPRA। उसमें उन्होंने 100 मिलियन जो है उनको पैसा दिया, उसके बाद भी ये क्लीन नहीं हो पाया। फिर आप देखेंगे कि रिसेंटली मोदी जी ने जो एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है नमामि गंगे, उसको क्लीन करने के लिए फिर 20,000 करोड़ रुपए जो है देने की बात हो रही है, मतलब दी गए हैं। तो इतना ज़्यादा जो है रिवर ये पॉल्यूट हो चुकी है। टॉकिंग अबाउट यमुना रिवर्स को जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर कहा जाता है। इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा गया है। जब ये हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री से ताजेवाला तक जाती है तो ये पोल्यूटेड नहीं होती, लेकिन जब ये ताजेवाला से वजीराबाद जाती है तो ये एग्रोकेमिकल से पोल्यूट हो जाती है। आपको पता है हरियाणा में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। फिर जब दिल्ली में पहुँचती है वजीराबाद से ओखला तक के, तो इसमें हाईली पोल्यूटेड जोन, क्योंकि दिल्ली में से इसको दिल्ली में एग्रीकल्चर नहीं है लेकिन दिल्ली में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है। उसके बाद हम बात करेंगे जब ये पूरी तरीके से रिवर ख़राब हो चुकी है, ओखला से जब रिवर चंबार के साथ मिलती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है पॉल्यूटेड, आपको ये जो है एरिया मिलता है। तो इस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ते जा रही है। आप इसके बारे में जो है डिटेल में यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसका टेस्ट करेंगे तो बताया जा रहा है प्रेजेंस ऑफ 24 लाख है, 24 लाख नॉट 24 लाख, 2 करोड़ 4 लाख एस्केरिया कॉली जो है 100 ml पानी में आपको मिलते हैं। सोच सकते हैं आप। तो बेसिकली अगर यहाँ का पानी किसी ने पी लिया विदाउट बीइंग फिल्टर, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ का क्या उसकी जो है हालत होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि गंगा एक्शन प्लान के बाद यमुना एक्शन प्लान भी लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी पॉल्यूशन जो है सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है। तो आई होप यहाँ पर आपको जो है चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में हमने पढ़ा था। दिस इज वन ऑफ द डिजास्टर, एक यूक्रेन में हुआ था अप्रैल 1986 के अंदर, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है रिएक्शन होता है। उस वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो आपको पता है न्यूक्लियर के अंदर जितना भी जो फ्यूल यूज होता है, जिसे हम यूरेनियम कहते हैं, तो यूरेनियम जो है वो प्रोड्यूस करता है दी अल्फा बीटा एंड गामा रेसेस, जो बहुत नुकसानदायक होती है, जिसे हम रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं। और आसपास के एनवायरनमेंट में ये प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आसपास के लोगों को। उस टाइम पे जो है यूक्रेन आपको पता है USSR के अंदर था। तो फिर गवर्नमेंट को जब मालूम पड़ा तो गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसमें से फिर 3 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया और बहुत सारे लोग मारे भी गए एक्सप्लोजन के कारण। और आपको देखने को मिलता है कि उस जगह पे एस्टिमेट किया गया, साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि वहाँ पर वो जो जगह है उसको कवर कर दिया गया पूरे, जैसे कि जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ तो शीट मतलब जो है स्टील से उसको कवर कर दिया गया। शीट की जो शीट होती है ना स्टील की, उससे कवर कर दिया गया कि इससे जो है रेडिएशन ना फैले,
साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि अगले 20,000 साल तक उस एरिया में कोई नहीं रह सकता। सोच सकते हैं आप तो कितना ज़्यादा नुकसानदायक ये जो है जगह बन चुकी है, और वहाँ पर क्योंकि अभी भी रेडिएशन हो रही है, रेडिएशन होते ही रहेगी, हज़ारों सालों तक रेडिएशन होते रहती है। रेडिएशन से क्या होता है, कैंसर होता है लोगों को, और इसकी वजह से जो है आपको देखने को मिलता है, फिर लोग बोलने लग गए कि एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट शुरू किया उन्होंने कि न्यूक्लियर एनर्जी का मत यूज़ करो, ये इतना नुकसान हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर जो कि न्यूक्लियर एक फैक्ट्री में, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट में होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट वन मोर केस स्टडी, वो है फुकुशिमा डिज़ास्टर। तो फुकुशिमा डिज़ास्टर सेकंड बिगेस्ट डिज़ास्टर है चेर्नोबिल डिज़ास्टर के बाद, और ये फुकुशिमा आइलैंड्स ऑफ जापान के अंदर हुआ है 2011 के अंदर। यहाँ पर भी ये होता है बेसिकली कि यहाँ पर आपको पता है जापान के अंदर फ्रिक्वेंटली सुनामी भी आती रहती है, अर्थक्वेक भी आते रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ का, वो अफेक्ट हो जाता है, और वहाँ पर जो है रेडिएशन चालू हो जाती है, और रेडिएशन से हज़ारों लोग जो है क्या कहते हैं उनको शिफ्ट करना पड़ता है वहाँ से, और बहुत सारे लोगों की जान जाने का तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जान गई भी होगी तो वो रिपोर्ट में नहीं आता है। और रेडिएशन जो है, बहुत सारे रेडिएशन वहाँ पर टेक प्लेस होती है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अक्सर जो है इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, इसलिए इसे जो है प्रिवेंट, ऐसे बोला जाता है कि आप मत करिए, इसको मत यूज़ करिए, इस तरीके से डिस्करेज किया जाता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स को यूज़ करने के लिए पूरा प्रॉम्प्ट करती है, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी है। एक और केस स्टडी हम समझते हैं इंदौर की। तो बेसिकली इंदौर, आपको पता है अगर आप स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें सिटीज़ को रैंक करने के लिए कहा गया था कि सिटीज़ को रैंक किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्लीनलीनेस। और आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो इंदौर सिटी है मध्य प्रदेश की, इसे जो है 3 बार स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, मतलब हर ईयर जो स्वच्छ भारत अभियान निकलता था उसकी कैटेगरी में 3 बार क्लीनेस्ट सिटी जो है टीम किया गया है। ऐसा क्या है इंदौर के अंदर, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिटी जो है 100% सेग्रीगेट कर पाई थी वेस्ट को। देखिए जो प्लान था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, वो ये था कि हर पर्सन को पार्टिसिपेट करना है, तभी जाकर जो है चीज़ें होगी। तो सब लोगों ने सोचा कि हमारी सिटी बहुत क्लीन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने घर में इस वेस्ट को सेग्रीगेट करना चालू किया और 100% सेग्रीगेशन करे, सोचिए। और ऑर्गेनिक वेस्ट को उन्होंने कंपोस्ट के थ्रू जो है कहीं ना कहीं मैनेज किया, और बाकी सारी चीज़ों को उन्होंने जो है म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के थ्रू जो है मेंटेन किया। तो कोई भी चीज़ सिटीजन के कॉपरेशन से ही शुरू होगी, आपके घर से ही शुरू होगी, इसलिए आपको ये चीज़ें जो है पढ़ाई जा रही है। और इंदौर का जो मॉडल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मॉडल बन चुका है। अब इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बावजूद, वो वेस्ट को जो है रिड्यूस कर पाई, और साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट भी कर पाई। ये चीज़ के जो है लोग बहुत ज़्यादा उसको देखकर जो है सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो लोगों को प्रचार के द्वारा बताया गया कि हमारा जो सिटी है वो क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। इसके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया गया, और लोगों को जो है डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ वेस्ट किया गया, और कहा गया कि आप वेस्ट अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करिए। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन किया गया वेस्ट का। वेस्ट को प्रोसेसिंग करने के लिए एक फैक्ट्री मतलब स्टैब्लिश की गई, सेंट्रल फैसिलिटी, जहाँ पर जो बेसिकली जो बायोमेडिकल वेस्ट था उनको इंसिनरेटर्स में भेजा गया, और जो ड्राई कंपोस्ट वेस्ट था उसको जो है आप देखेंगे नेचुरल गैस बनाने के लिए भी यूज़ किया गया। तो इससे आपको देखने को मिलता है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ये जो है क्लीनेस्ट सिटी बनकर इमर्ज हुई। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा जो है 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया, जिससे है ना आप देखेंगे हर जगह पे, स्कूल में आपने पार्टिसिपेट किया होगा कोई भी एक्टिविटीज़ में, हर जगह पे इसको बोला गया है कि लोगों को इंटीग्रेट किया जाए स्वच्छ भारत अभियान लाने के लिए। ओपन डिफिकेशन को डिस्करेज करने के लिए भी इसमें काम किया गया, टॉयलेट्स बनाने के लिए भी इसमें काम किया गया। तो आई होप यहाँ तक कि आपको जो है समझ में आ गया हो। हम आ चुके हैं हमारी समरी के ऊपर। इस चैप्टर में हमने समझा वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और हमने समझा कि हम वेस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। हमने डिफरेंट केस स्टडीज़ पढ़ी, क्या नुकसान हो सकते हैं। केस स्टडीज आप एग्जाम में ज़रूर लिखना, प्रॉपर हेडिंग डालकर, फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हम पूरा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का। आई होप आपने ये सीरीज़ एंजॉय की होगी, और ये कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप कोई भी चैप्टर मिस मत करना। 1 से लेकर 10 तक के आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। सेकेंडली, अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप टैब पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप ऑफर्स। सेकेंडली, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करिए।
तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के नोट्स, तो नोट्स पढ़कर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको रेडी नोट्स मिल जाएंगे, जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं लिंक कहाँ पर है, तो मैं लिंक बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, वहाँ से लिंक ज्वाइन करिए और मेंबरशिप ऑफर्स मेरे चेक करिए। आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।